वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग बहमनी साम्राज्य को पढ़ रहे थे। और बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत में पिछले वीडियो में हम लोगों ने गोलकुंडा के राजवंश को हमने स्टार्ट किया था, जिसका कुतुब शाही राजवंश का जो गोलकुंडा इलाका था तो उसे हमने शुरुआत किया और आदिल शाही राजवंश को हमने समाप्त किया। तो गोलकुंडा के राजवंश की स्थापना 1518 ईस्वी में हुई थी कुली कुतुब शाह के द्वारा और 1687 ईस्वी में इसकी समाप्ति हो जाती है। इसका राजधानी गोलकुंडा था जो कि हैदराबाद के पास पड़ता है और हैदराबाद हमने बताया था कि मूसी नदी के किनारे है और यह आंध्र प्रदेश का इलाका था। तो अब जो है इसका विनष्ट हो चुका है या खंडहर बन चुका है। तो हमने ये सब चीजें देख चुके थे। तो अब हम लोग इसके शासकों को बारी बारी से देखें और लाइन बाय लाइन इसके शासकों को पूरे डिटेल में हम लोग इसको देखते हैं। तो 1518 ईस्वी में कुली कुतुब शाह, जिसका शासनकाल 1518 से 1543 ईस्वी तक था, जो एक तुर्क सरदार था, तो के द्वारा कुतुब शाही वंश की स्थापना हुई। बहमनी वंश के सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय का यह नौकर था। तो 1518 ईस्वी में कुली कुतुब शाह, जो कि एक तुर्क सरदार था और बहमनी वंश का सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय का यह नौकर था, उसी के द्वारा 1518 ईस्वी में इस गोलकुंडा के कुतुब शाही राजवंश की स्थापना हुई और इसका शासनकाल 1518 से 1543 ईस्वी तक रहा, यानी कि लगभग 25 वर्षों तक। याद रखेंगे। तो 1518 ईस्वी में कुली कुतुब शाह, जो एक तुर्क सरदार था और बहमनी वंश के सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय का नौकर था, तो उसी के द्वारा 1518 ईस्वी में इस गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश की स्थापना हुई और इसका राजधानी कौन था? हमने बताया था गोलकुंडा, जो कि हैदराबाद के पास पड़ता है। तो अब वह खंडहर बन चुका है मूसी नदी के किनारे। कुली कुतुब शाह मोहम्मद शाह तृतीय के प्रधानमंत्री महमूद गवाह का विशेष कृपा पात्र था। महमूद गवाह की कृपा दृष्टि से पदोन्नति प्राप्त करके बहमनी राज्य के पूर्वी भाग अर्थात गोलकुंडा का हाकिम नियुक्त हुआ। तो यह जो कुली कुतुब शाह था, मोहम्मद शाह तृतीय के प्रधानमंत्री, जिसका नाम था महमूद गवाह, तो उसी का यह विशेष कृपा पात्र था और महमूद गवाह की कृपा दृष्टि से यह पदोन्नति प्राप्त करके अर्थात अपने पद में ऊंचाई प्राप्त करके बहमनी राज्य के पूर्वी भाग अर्थात गोलकुंडा का हाकिम नियुक्त हो गया, अर्थात गोलकुंडा का इसे विशेष सरदार नियुक्त कर दिया गया। तो कुली कुतुब शाह मोहम्मद शाह तृतीय के प्रधानमंत्री महमूद गवाह का विशेष कृपा पात्र था और महमूद गवाह की कृपा दृष्टि से यह पदोन्नति प्राप्त करके बहमनी राज्य के पूर्वी भाग अर्थात गोलकुंडा का हाकिम नियुक्त हुआ। कुली कुतुब शाह के द्वारा बीदर से नाता भंग। तो कुली कुतुब शाह ने बीदर से नाता तोड़ दिया। क्यों? 1481 ईस्वी में जब महमूद गवाह का वध हुआ, जब 1481 ईस्वी में महमूद गवाह का वध हुआ, तो इस कुली कुतुब शाह ने बीदर से नाता तोड़ दिया, बीदर से सभी संबंध भंग कर दिए। याद रखेंगे। और 1518 ईस्वी में अपने आप को इसने स्वतंत्र शासक की घोषणा कर दी। तो कुली कुतुब शाह ने अब बीदर से नाता तोड़ दिया, बीदर से अपना नाता तोड़ दिया। कब? 1481 ईस्वी में, जब महमूद गवाह का वध हो गया और 1518 ईस्वी में
इसने अपने आप को स्वतंत्र शासक की घोषणा कर दी। अपने आप को स्वतंत्र शासक की घोषणा कब की? तो 1518 ईस्वी में। और उसके बाद इसने इस कुतुबशाही वंश की स्थापना की। 90 वर्ष की अवस्था में कुली कुतुब शाह की उसके पुत्र जमशेद कुतुब शाह के द्वारा हत्या और उसके द्वारा स्वयं को अगले सुल्तान की घोषणा और इसके बाद उसे पितृघाती की उपाधि प्राप्त हुई। तो 90 वर्ष की अवस्था में कुली कुतुब शाह को उसके पुत्र जमशेद कुतुब शाह ने उसकी हत्या कर दी और उसके बाद जमशेद कुतुब शाह अपने आप को सुल्तान की घोषणा कर दिया। और इसके बाद जमशेद कुतुब शाह को कौन सी उपाधि प्राप्त हुई? तो पितृघाती की उपाधि प्राप्त हुई। पितृघाती अर्थात पिता का घात करने वाला हत्यारा। तो 90 वर्ष की अवस्था में कुली कुतुब शाह की उसके पुत्र जमशेद कुतुब शाह के द्वारा हत्या कर दिया जाता है और उसके बाद जमशेद कुतुब शाह अपने आप को अगला सुल्तान की घोषणा कर देता है और उसके बाद इसे पितृघाती की उपाधि प्राप्त होती है। जमशेद कुतुब शाह का शासनकाल 1543 ईस्वी से 1550 ईस्वी तक था। तो जब इसकी हत्या होती है तो वह समय था 1543 ईस्वी, याद रखेंगे। तो 1543 ईस्वी में जब इसकी हत्या होती है कुली कुतुब शाह की, तो उसके बाद जमशेद कुतुब शाह अगला सुल्तान बनता है और इसका शासनकाल 1543 से 1550 ईस्वी तक रहता है। जमशेद कुतुब शाह के बाद उसका पुत्र सुभान कुली कुतुब शाह जो 1550 ईस्वी में बनता है और 1550 ईस्वी तक ही कुछ ही माह तक अगला सुल्तान होता है। तो जमशेद कुतुब शाह के बाद उसका पुत्र जिसका नाम था सुभान कुली कुतुब शाह, वह अगला सुल्तान बनता है। सुभान कुली कुतुब शाह और वह 1550 में सुल्तान बनता है और 1550 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है और कुछ ही समय तक यह सुल्तान रह पाता है। सुभान कुली कुतुब शाह के बाद उसका पुत्र इब्राहिम कुतुब शाह जिसका शासनकाल 1550 से 1580 ईस्वी तक था, वह कुतुब शाही वंश का अगला एवं सबसे योग्य शासक था। तो याद रखेंगे कि सुभान कुली कुतुब शाह के बाद उसका पुत्र इब्राहिम कुतुब शाह जिसका शासनकाल 1550 से 1580 ईस्वी तक था, वह कुतुब शाही वंश का अगला और सबसे योग्य शासक बनता है। 1565 ईस्वी में तलीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को पराजित करने हेतु इब्राहिम कुतुब शाह के द्वारा बीजापुर, अहमदनगर तथा बरार के सुल्तानों से समझौता। तलीकोटा के युद्ध के बाद इब्राहिम कुतुब शाह के द्वारा विजयनगर में भारी लूटपाट। तो 1565 ईस्वी में हमने बताया था तलीकोटा का युद्ध हुआ था जिसे राक्षस टांगड़ी का या हन्नी बट्टी का भी युद्ध कहा जाता है और इस युद्ध में विजयनगर बुरी तरह से पराजित हो गया था और इसको कई राज्यों में कई खंडों में विभाजित कर दिया गया था और काफी लूटपाट भी की गई थी। तो उस समय यह इब्राहिम कुतुब शाह संबंधित था। इब्राहिम कुतुब शाह भी किया था तो विजयनगर को पराजित करने में अहम भूमिका अदा किया था। तो 1565 ईस्वी में तलीकोटा के युद्ध में विजयनगर को पराजित करने हेतु इब्राहिम कुतुब शाह के द्वारा बीजापुर, अहमदनगर तथा बरार के सुल्तानों से समझौता किया गया। तलीकोटा के युद्ध के बाद इब्राहिम कुतुब शाह ने विजयनगर में भारी लूटपाट मचाई, खूब लूटा। इब्राहिम कुतुब शाह के द्वारा प्रजा के साथ उदारता पूर्वक व्यवहार एवं हिंदुओं को ऊंचा पद प्रदान। तो इब्राहिम कुतुब शाह ने प्रजा के साथ उदारता पूर्वक व्यवहार किया और हिंदुओं को कई ऊंचे पद प्रदान किए। याद रखेंगे कि इब्राहिम कुतुब शाह ने प्रजा के साथ उदारता पूर्वक व्यवहार किया और हिंदुओं को
ऊंचा पद प्रदान किया। इब्राहिम कुतुब शाह के बाद उसका पुत्र मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जिसका शासनकाल 1580 से 1612 ईस्वी तक था, वह कुतुब शाही वंश का अगला सुल्तान बनता है। तो इब्राहिम कुतुब शाह के बाद उसका पुत्र मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जिसका शासनकाल 1580 से 1612 ईस्वी तक होता है, वह कुतुब शाही वंश का अगला सुल्तान बनता है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह एक अच्छा कवि और निर्माणकर्ता। मोहम्मद कुली कुतुब शाह एक अच्छा कवि था और निर्माणकर्ता था। कई इसने भवनों का भी निर्माण किया। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद शहर की स्थापना और इसे राजधानी निर्माण कब? तो 1592 ईस्वी में। काफी इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद शहर की स्थापना की और इसे राजधानी भी बना दिया। कब? तो 1592 ईस्वी में। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद शहर की स्थापना की 1592 ईस्वी में और इसे ही अपनी राजधानी बनाया। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा उर्दू में काव्य संग्रह दीवान नामक पुस्तक की रचना एवं हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण ग्रेनाइट से निर्मित। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने उर्दू में एक प्रथम काव्य संग्रह दीवान नामक पुस्तक की रचना की और इसके बाद जैसे ही यह किताब की रचना की, इसी किताब के आधार पर इसने एक मीनार का निर्माण किया, चार मीनार। तो इसी ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किया। इस तरह से मीनार खड़ा है चारों तरफ, इस तरह से। और यह जो चार मीनार है पूरी तरह से ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने उर्दू में प्रथम काव्य संग्रह दीवान की रचना की और उसके बाद हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किया जो पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह का कुतुब शाही वंश में दूसरा सबसे अधिक 31 वर्ष तक शासन। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 31 वर्ष तक शासन किया, जो कुतुब शाही वंश में दूसरा सबसे अधिक शासनकाल था। याद रखेंगे, मोहम्मद कुली कुतुब शाह का सबसे अधिक शक्ति व्यय कर्नाटक, उड़ीसा और बस्तर पर अधिकार। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने मुगल साम्राज्य का विस्तार रोकने के लिए दक्षिण राज्यों का संघ बनाने की बात नहीं सोची। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपना सबसे अधिक शक्ति किस पर खर्च किया? तो कर्नाटक, उड़ीसा और बस्तर पर अधिकार करने के लिए। लेकिन मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने मुगल साम्राज्य का विस्तार रोकने के लिए दक्षिणी राज्यों के साथ जब दक्षिणी राज्यों के साथ संघ बनाने के लिए कभी भी ऐसी बात नहीं सोची। याद रखेंगे, मोहम्मद कुली कुतुब शाह की पुत्री हयात बख्श बेगम का विवाह मोहम्मद कुली कुतुब शाह के भतीजे एवं अगला उत्तराधिकारी मोहम्मद कुतुब शाह से। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह की एक पुत्री थी जिसका नाम था हयात बख्श बेगम। तो उसका विवाह किससे हुआ? तो इसी मोहम्मद कुली कुतुब शाह के भतीजे जिसका नाम था मोहम्मद कुतुब शाह। और यही मोहम्मद कुतुब शाह इस कुतुब शाही वंश का अगला उत्तराधिकारी भी बनता है। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह की पुत्री हयात बख्श बेगम का विवाह किससे हुआ? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के भतीजे एवं अगला उत्तराधिकारी मोहम्मद कुतुब शाह से। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बाद कुतुब शाही वंश का अगला सुल्तान उसका दामाद एवं भतीजा मोहम्मद कुतुब शाह, जिसकी शासनकाल 1612 से 1626 ईस्वी तक था और इसकी मृत्यु कब होती है? तो 1626 ईस्वी में। तो मृत्यु तक यह शासक रहा।
तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बाद कुतुब शाही वंश का अगला सुल्तान अभी हमने बताया उसका दामाद अर्थात पुत्री हयात बख्श बेगम की जो पति था उसका नाम क्या था, मोहम्मद कुतुब शाह। यही अगला शासक बनता है, अगला सुल्तान बनता है, जिसका शासन काल 1612 से 1626 ईस्वी तक था और इसकी मृत्यु 1626 ईस्वी में हो जाती है। मोहम्मद कुतुब शाह के बाद उसका पुत्र अब्दुल्ला कुतुब शाह, जिसका शासनकाल 1626 से 1672 ईस्वी तक था, यह कुतुब शाही वंश का अगला सुल्तान बनता है और यह सबसे अधिक 46 वर्ष तक शासन करता है। तो मोहम्मद कुतुब शाह के बाद उसका पुत्र अब्दुल्ला कुतुब शाह वह कुतुब शाही वंश का अगला सुल्तान बनता है, जिसका शासनकाल 1626 से 1672 ईस्वी तक रहता है, अर्थात 46 वर्ष तक यह सबसे अधिक समय तक शासन करता है इस कुतुब शाही राजवंश में। अब्दुल्ला कुतुब शाह के अल्पायु में सत्तारूढ़ होने के कारण उसका संरक्षण उसकी माता के द्वारा, माता का क्या नाम था, तो हयात बख्श बेगम। तो जब यह गद्दी पर बैठा तो इसकी उम्र कम थी, अब्दुल्ला कुतुब शाह। तो सत्तारूढ़ होने जब यह चूंकि सत्तारूढ़ जब हुआ तो यह अल्पायु का था, उसकी उम्र कम थी और इसका संरक्षण किसने किया, तो इसकी माता हयात बख्श बेगम ने। तो याद रखेंगे कि अब्दुल्ला कुतुब शाह के अल्पायु में सत्तारूढ़ होने के कारण उसका संरक्षण किसके द्वारा किया गया, तो उसकी माता हयात बख्श बेगम के द्वारा। अब्दुल्ला कुतुब शाह राजनीतिक दृष्टि से एक असफल शासक किंतु एक सफल साहित्यकार एवं कवि और साहित्यकारों का यह संरक्षक भी था। तो अब्दुल्ला कुतुब शाह राजनीतिक दृष्टि से एक असफल शासक था, अर्थात यह अच्छा शासन नहीं करता था, लेकिन यह एक सफल साहित्यकार एवं कवि के रूप में विख्यात हो गया। कवि और साहित्यकारों का यह संरक्षक था। जब इसका पद था तब भी यह कवि एवं साहित्यकारों का संरक्षक था और पद जाने के बाद भी यह कवि एवं साहित्यकारों का संरक्षक था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि अब्दुल्ला कुतुब शाह राजनीतिक दृष्टि से एक असफल शासक किंतु एक सफल साहित्यकार एवं कवि था और कवि और साहित्यकारों का यह संरक्षक था। याद रखेंगे। अब्दुल्ला कुतुब शाह के द्वारा दक्षिणी हिंदी का महत्वपूर्ण ग्रंथ दीवान की रचना, तो हमने बताया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने उर्दू में इस दीवान नामक पुस्तक की रचना की थी, लेकिन अब्दुल्ला कुतुब शाह ने दक्षिणी हिंदी के रूप में महत्वपूर्ण ग्रंथ दीवान की रचना की, अर्थात दक्कन के जो हिंदी क्षेत्र थे हिंदी भाषा में, उसमें इसने दीवान की रचना की। याद रखेंगे। तो अब्दुल्ला कुतुब शाह के द्वारा दक्षिणी हिंदी का महत्वपूर्ण ग्रंथ दीवान की रचना की गई। अब्दुल्ला कुतुब शाह के शासन काल में दक्षिणी हिंदी के सुविख्यात कवि मलिकुल सुवरा गवासी के द्वारा गजल के अतिरिक्त 3 मसनवी, मसनवी का मतलब होता है काव्य का एक रूप, इसकी रचना की गई, जिसमें सबसे उल्लेखनीय रचना थी मैना सतवंती। मैना सतवंती यह पुस्तक हिंदी के सुप्रसिद्ध सूफी कवि मौलाना दाऊद के चंदायन की कथा पर आधारित थी। याद रखेंगे। तो अब्दुल्ला कुतुब शाह के शासन काल में दक्षिणी हिंदी के सुविख्यात कवि मलिकुल सुवरा गवासी ने गजल के अतिरिक्त 3 मसनवी की रचना की। मसनवी एक काव्य का रूप होता है, जिसमें सबसे उल्लेखनीय जो मसनवी था वह मैना सतवंती था। मैना सतवंती यह पुस्तक हिंदी के सुप्रसिद्ध सूफी कवि मौलाना दाऊद के चंदायन की कथा पर आधारित है। याद रखेंगे। 1636 ईस्वी में अब्दुल्ला कुतुब शाह के शासनकाल में कुछ स्वार्थी अधिकारियों के कारण गोलकुंडा का राज्य मुगल साम्राज्य में
शामिल। तो 1636 ईस्वी में अब्दुल्ला कुतुब शाह के शासनकाल में कुछ स्वार्थी अधिकारियों के कारण गोलकुंडा का राज्य किसमें शामिल हो गया? तो मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया। तो 1636 ईस्वी में अब्दुल्ला कुतुब शाह के शासनकाल में कुछ स्वार्थी अधिकारियों के कारण गोलकुंडा का राज्य मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया। याद रखेंगे। 1672 ईस्वी में अब्दुल्ला कुतुब शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अबुल हसन, जिसका शासनकाल 1672 से 1687 ईस्वी तक था, कुतुबशाही वंश का अगला एवं अंतिम सुल्तान। तो 1672 ईस्वी में अब्दुल्ला कुतुब शाह की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र अबुल हसन, जिसका शासनकाल था 1672 से 1687 ईस्वी, वह कुतुबशाही वंश का अगला एवं अंतिम सुल्तान बनता है। अबुल हसन का अन्य नाम अबुल हसन तानाशाह। तो अबुल हसन को अबुल हसन तानाशाह के नाम से भी जाना जाता है। अबुल हसन का एक और नाम था अबुल हसन तानाशाह। अबुल हसन से नाराज होकर औरंगजेब के द्वारा 1687 ईस्वी में अबुल हसन की पराजय एवं राजगद्दी से हटाकर दौलताबाद में कैद और इसके बाद कुतुबशाही वंश का अस्तित्व समाप्त। कुछ ही समय बाद अबुल हसन की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इस आक्रमण में अबुल हसन का एक दरबारी एवं सिपह सलार, जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक लौरी, को औरंगजेब के द्वारा कई लालच प्रदान किया गया, पर अडिग होकर 70 घाव लगने के बावजूद भी गोलकुंडा की उसने रक्षा की। इससे प्रसन्न होकर औरंगजेब के द्वारा उसका इलाज कराकर उसे मुगल दरबार में ऊंचा पद प्रदान किया गया। तो इसे याद रखेंगे। अब्दुल रज्जाक लौरी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो अबुल हसन से नाराज होकर औरंगजेब ने 1687 ईस्वी में अबुल हसन पर आक्रमण कर दिया और उसके बाद अबुल हसन को आसानी से उसने पराजित कर दिया। लेकिन और पराजित करने के बाद उसे राजगद्दी से हटाकर दौलताबाद में कैद कर लिया और इसके बाद कुतुबशाही वंश का अस्तित्व समाप्त हो गया। लेकिन कुछ ही समय के बाद दौलताबाद के कैद में अबुल हसन की मृत्यु हो जाती है और इस आक्रमण में अबुल हसन का एक दरबारी और सिपह सलार था, जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक लौरी। तो वह उसे औरंगजेब ने कई लालच दिया कि तुम हमारे में चले आओ, तुमको ऐसा पद देंगे, वो देंगे, तुम लड़ाई मत करो हमसे। तो कई सारे उसने लालच दिए, लेकिन वह अडिग रहा अपने राज्य की रक्षा करने को लेकर और उसे 70 घाव लगने के बावजूद भी उसने गोलकुंडा की रक्षा की। और इससे प्रसन्न होकर औरंगजेब ने उस अब्दुल रज्जाक लौरी का इलाज कराया और इलाज कराने के बाद उसे अपने दरबार में, अपने मुगल दरबार में एक ऊंचा पद प्रदान कर दिया। तो अबुल हसन से नाराज होकर औरंगजेब के द्वारा 1687 ईस्वी में अबुल हसन की पराजय होती है एवं उसे राजगद्दी से हटाकर दौलताबाद में कैद कर लेता है। कौन? तो औरंगजेब। और इसके बाद कुतुबशाही वंश का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और इसके कुछ ही समय के बाद अबुल हसन की मृत्यु हो जाती है। और इस आक्रमण में अबुल हसन का एक दरबारी एवं सिपह सलार अब्दुल रज्जाक लौरी को औरंगजेब के द्वारा कई लालच प्रदान किया जाता है, लेकिन अडिग होकर 70 घाव लगने के बावजूद भी इसने गोलकुंडा की रक्षा की और इससे प्रसन्न होकर औरंगजेब के द्वारा उसका इलाज कराया गया और इलाज कराकर उसे मुगल दरबार में एक ऊंचा पद प्रदान किया गया। तो यह तो था गोलकुंडा राजवंश। इसके शासक, गोलकुंडा राजवंश के शासक को हमने देख लिया। गोलकुंडा के अन्य फैक्ट, अन्य निर्माणों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ फैक्ट बचे हैं और शुरुआत करेंगे हम लोग अहमदनगर के निजाम शाही राजवंश को। तो एक स्क्रीनशॉट लें
और मिलेंगे हम लोग कुछ समय के बाद। सो वेलकम बैक अगेन। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से इस राजवंश को कंटिन्यू करें, गोलकुंडा के राजवंश को, जिसका नाम था कुतुब शाही राजवंश। तो 1364 ईस्वी में वारंगल नरेश के द्वारा गोलकुंडा का दुर्ग बहमनी सुल्तान महमूद शाह के हवाले। तो 1364 ईस्वी में वारंगल नरेश के द्वारा गोलकुंडा का दुर्ग बहमनी सुल्तान महमूद शाह के हवाले कर दिया गया। तो 1364 ईस्वी में वारंगल नरेश ने गोलकुंडा के दुर्ग को अर्थात गोलकुंडा के किले को किसके हवाले कर दिया? तो किसे सौंप दिया? तो बहमनी सुल्तान महमूद शाह के हवाले। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार बहमनी वंश की अवनति के बाद 1511 ईस्वी में गोलकुंडा के प्रथम सुल्तान के द्वारा एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना। तो हमने बताया था कि 1512 ईस्वी में कुछ इतिहासकारों का मानना है, जैसे कि फरिश्ता। तो फरिश्ता ने कहा था कि जैसे ही बहमनी वंश की समाप्ति होती है उसकी अवनति होती है। तो उसके अवनति के बाद 1511 ईस्वी में गोलकुंडा के प्रथम सुल्तान ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। लेकिन अधिकतर किताबों में अधिकतर साक्ष्यों के आधार पर 1518 माना गया है। तो हमने 1512 भी बताया था और इसके शासकों को लेकर हम चले थे 1518 से। तो बेसिक हम लोग याद रखेंगे 1518 है। तो इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार बहमनी वंश की अवनति अर्थात पतन के बाद 1511 ईस्वी में गोलकुंडा के प्रथम सुल्तान के द्वारा एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई। गोलकुंडा दुर्ग के अंदर स्थित जामी मस्जिद के फारसी अभिलेख के अनुसार गोलकुंडा का संस्थापक कौन था? तो कुली कुतुब शाह 1518 ईस्वी में। तो हमने बताया था यही फैक्ट ओरिजिनल है। तो गोलकुंडा के दुर्ग के अंदर स्थित जामी मस्जिद है। गोलकुंडा के किले के अंदर में एक मस्जिद है जिसे जामी मस्जिद कहा जाता है। तो उससे एक फारसी अभिलेख प्राप्त हुआ। तो उस अभिलेख से क्या पता चलता है कि गोलकुंडा का संस्थापक कौन था? तो कुली कुतुब शाह, जिसने 1518 ईस्वी में इस गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश की स्थापना की। बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत गोलकुंडा तेलंगाना प्रांत की राजधानी थी, जिसे तिलंग कहा जाता था। तो बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत जो गोलकुंडा था वह तेलंगाना, जो वर्तमान में तेलंगाना है, उस समय उसे तिलंग कहा जाता था। तो तिलंग की राजधानी थी जो वर्तमान में तेलंगाना कहा जाता है। तो गोलकुंडा, तो बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत गोलकुंडा तिलंग प्रांत की राजधानी थी जो वर्तमान में तेलंगाना कहा जाता है। गोलकुंडा का प्रसिद्ध अमीर एवं हीरे का व्यापारी मीर जुमला के द्वारा शाहजहां को कोहिनूर हीरा की प्राप्ति। मीर जुमला मुगलों के साथ मिल गया था। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जब हमने शाहजहां के बारे में पढ़ा था तो यह चीजें पढ़ी थी कि शाहजहां को जो कोहिनूर हीरा मिला था और उसने इसे तख्ते ताउस में दिल्ली के लाल किले में संभाल के रखा था। बाद में इस कोहिनूर हीरा को नादिर शाह लूटकर फारस चला गया, ईरान चला गया। तो वही कोहिनूर हीरा को किससे प्राप्त हुआ? शाहजहां को, तो मीर जुमला के द्वारा, जो कि एक प्रसिद्ध हीरे का व्यापारी था और एक प्रकार का गोलकुंडा का अमीर भी था। तो यह मीर जुमला मुगलों के साथ जाकर मिल गया था। गोलकुंडा का प्रसिद्ध अमीर एवं हीरे का व्यापारी मीर जुमला के द्वारा शाहजहां को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा की प्राप्ति हुई थी और मीर जुमला मुगलों के साथ जाकर मिल गया था।
इसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग मुगल साम्राज्य में पढ़ चुके हैं। कुतुब शाही राजवंश का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था? तो मसूलीपट्टनम। यही मसूलीपट्टनम है जहां पे पहला जो है वह कंपनी स्थापित करता है अंग्रेज। तो अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री इसी मसूलीपट्टनम में लगी थी, याद रखेंगे। तो यही मसूलीपट्टनम कुतुब शाही राजवंश का क्या था? तो प्रसिद्ध बंदरगाह था, याद रखेंगे। तो कुतुब शाही राजवंश का प्रसिद्ध बंदरगाह अर्थात पोर्ट कौन था? तो मसूलीपट्टनम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुतुब शाही राजवंश का प्रारंभिक भवन कौन था? तो सुल्तान कुतुब शाह के द्वारा निर्मित जामी मस्जिद इंपॉर्टेंट है। तो कुतुब शाही राजवंश का जो प्रारंभिक भवन था वह सुल्तान कुतुब शाह के द्वारा निर्माण किया गया जामी मस्जिद था, याद रखेंगे। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह उर्दू काव्य का जन्मदाता था और इसी के शासनकाल में महान कवि मलिक उस शोरा को संरक्षण प्राप्त था और जिसके द्वारा 3 मसनवियों की रचना की गई। हमने बताया था कि मसनवी एक प्रकार का काव्य का रूप है, तो ये चीजें हमने बताया भी है। तो सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह उसे उर्दू काव्य का जन्मदाता कहा जाता है और इसी के शासनकाल में महान कवि मलिक उस शोरा को संरक्षण प्राप्त था, अर्थात इसी के शासन में, इसी के दरबार में मलिक उस शोरा नामक कवि रहते थे जिन्होंने 3 मसनवियों की रचना की। अब हम लोग थोड़ा सा गोलकुंडा के किले के बारे में या गोलकुंडा के दुर्ग के बारे में देख लेते हैं। तो गोलकुंडा का दुर्ग या गोलकुंडा का किला 400 फुट ऊंचा है और वह कणास में अर्थात ग्रेनाइट की पहाड़ी पर है और ग्रेनाइट की पत्थर से निर्मित है। तो गोलकुंडा का किला 400 फुट ऊंचा है और यह कणास में अर्थात ग्रेनाइट की पहाड़ी पर ग्रेनाइट के चट्टान से बना है। इसमें 87 शाह बुर्ज बने हैं। तो 87 शाह बुर्ज बने हैं इस गोलकुंडा में। इसमें 3 परकोटे हैं। कितने परकोटे? तो 3 परकोटे हैं। दुर्ग के अंदर कुतुब शाही बेगमों कौन कौन? तारामती, पेमावती, हयात बख्श बेगम और भागमती। भागमती जो थी हैदराबाद या भागनगर के संस्थापक कुली कुतुब शाह की प्रेयसी थी अर्थात प्रेमिका थी। तो इन सभी के भवन भी हैं। तो दुर्ग के अंदर कुतुब शाही बेगमों जैसे कि तारामती, पेमावती, हयात बख्श बेगम और भागमती की भवन है। और यह जो भागमती थी वह हैदराबाद या भागनगर के संस्थापक, उस समय हैदराबाद को भागनगर कहा जाता था, कुली कुतुब शाह की प्रेमिका थी। कौन? तो भागमती। किले के अंदर 9 महल्ला नामक अन्य इमारतें भी हैं जिनका निर्माण हैदराबाद के निजामों के द्वारा की गई। तो किले के अंदर 9 महल्ला जिसपे कितने महल हैं? तो 9 महल। तो 9 महल्ला नामक अन्य इमारतें भी हैं जिनका निर्माण हैदराबाद के निजामों ने किया। मनोहर वाटिकाएं एवं सुंदर जलाशय। तो इस गोलकुंडा के किले के अंदर मनोहर वाटिकाएं अर्थात बगीचे हैं और सुंदर जलाशय भी हैं, तालाब सरोवर भी है। किले से 3 फलांग पर इब्राहिम बाग में कुतुब शाही सुल्तानों के मकबरे भी हैं। तो इस किले से 3 फलांग पर इब्राहिम बाग है, याद रखेंगे। तो उस गोलकुंडा के किला में कौन सा बाग है? तो इब्राहिम बाग है और उस बाग में कुतुब शाही सुल्तानों के मकबरे हैं। तो गोलकुंडा का किला 400 फुट ऊंचा कणास में अर्थात ग्रेनाइट की पहाड़ी पर है। 87 शाह बुर्ज है, इसमें 3 परकोटे हैं। दुर्ग के अंदर कुतुब शाही बेगमों जैसे कि तारामती, पेमावती, हयात बख्श बेगम
और भागमती के भवन भी हैं। भागमती हैदराबाद या भागनगर के संस्थापक कुली कुतुब शाह की प्रेयसी थी अर्थात प्रेमिका थी। किले के अंदर 9 महल्ला नामक अन्य इमारतें भी थी जिनका निर्माण हैदराबाद के निजामों द्वारा किया गया। मनोहर वाटिकाएं अर्थात सुंदर बगीचे भी थीं और सुंदर जलाशय भी है। किले से 3 फलांग की दूरी पर इब्राहिम बाग में कुतुब शाही सुल्तानों के मकबरे भी हैं। 28 जनवरी 1627 ईस्वी को औरंगजेब का गोलकुंडा के किले पर हमला और इस हमले का नायक मुगल सेना नायक चिंकलीज खां था। युद्ध में इसका एक हाथ तोप से उड़ गया था जो मकबरे से आधा मील दूर किस्मतपुर में गड़ा हुआ है। तो 28 जनवरी 1627 ईस्वी को औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर हमला किया और इस हमले का मुख्य नायक था औरंगजेब की तरफ से तो उसका मुगल सेना नायक जिसका नाम था चिंकलीज खां। तो युद्ध में इसका एक हाथ तोप से उड़ गया था जो गोलकुंडा के किले से आधा मील की दूरी पर किस्मतपुर में अभी तक गड़ा हुआ है। एक कहावत के अनुसार मरते वक्त भी चिंकलीज खां जरा भी विचलित नहीं हुआ और औरंगजेब का प्रधानमंत्री जमदातुल मुल्क असद जब उससे मिलने आया तो उसे वह कॉफी पीते देखा। तो एक कहावत में क्या कहा गया है कि मरते वक्त भी चिंकलीज खां जरा भी विचलित नहीं हुआ और औरंगजेब का एक प्रधानमंत्री था जमदातुल मुल्क असद और यह जब जमदातुल मुल्क असद उससे मिलने गया चिंकलीज खां से तो देखा कि चिंकलीज खां कॉफी पी रहा है। तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है 28 जनवरी 1627 ईस्वी को औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर हमला किया और इस हमले का मुख्य नायक था मुगल सेना नायक औरंगजेब का जो मुख्य सेनापति था चिंकलीज खां। युद्ध में इसका एक हाथ तोप से उड़ गया था और जो वर्तमान के किस्मतपुर में गड़ा हुआ है। एक कहावत में क्या कहा गया है कि मरते वक्त भी चिंकलीज खां जरा भी विचलित नहीं हुआ और औरंगजेब का एक प्रधानमंत्री था जमदातुल मुल्क असद। तो जमदातुल मुल्क असद जब उससे मिलने गया उस चिंकलीज खां से तो उसने पाया कि वह चिंकलीज खां कॉफी पी रहा है। इब्राहिम कुली कुतुब शाह के दामाद हुसैन शाह के द्वारा हैदराबाद में अपने नाम पर हुसैन सागर झील का निर्माण मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इब्राहिम कुली कुतुब शाह का दामाद और भतीजा हुसैन शाह ने हैदराबाद में अपने नाम पर एक झील का निर्माण किया जिसका नाम था हुसैन सागर झील जो अभी भी स्थित है। तो इब्राहिम कुली कुतुब शाह के दामाद हुसैन शाह ने हैदराबाद में अपने नाम पर हुसैन सागर नामक एक झील का निर्माण किया। याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा हुसैन सागर झील के बारे में हम लोग देखते हैं कि हुसैन सागर झील का क्या सच्चाई था। तो हुसैन सागर झील जुड़वा शहरों के नाम से मशहूर हैदराबाद तथा सिकंदराबाद का मध्य सीमा है। दोनों को अलग करती है यह कौन? तो हुसैन सागर झील। यहां 33 ऐतिहासिक लोगों की हस्तियां हैं जिनमें नयन्ना, तिकन्ना, इरना, रुद्रम्मा, मोला, जसुआ, अन्नमैया, त्यागैया, वेमाना और टिंगली वेंकैया ये सभी प्रमुख हस्तियां हैं। तो ये इन सभी हस्तियों की क्या है? तो मूर्ति है। बीच में स्थित एक रॉक ऑफ गिब्राल्टर पर 18 मीटर ऊंची बुद्ध की एक प्रतिमा भी है। तो
हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों शहरों को अलग करती है, अर्थात दोनों शहरों के मध्य सीमा का काम करती है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को भारत में जुड़वा शहर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद महज साइकिल से लोग यात्रा करते हैं। तो हुसैन जुड़वा शहरों के नाम से मशहूर हैदराबाद और सिकंदराबाद का मध्य सीमा का निर्माण कौन करता है? तो हुसैन सागर झील, अर्थात यह हुसैन सागर झील दोनों शहरों को अलग अलग करती है। हुसैन सागर झील के एक तरफ हैदराबाद और दूसरी तरफ सिकंदराबाद है। इस हुसैन सागर झील में 33 ऐतिहासिक लोगों की मूर्तियां हैं, हस्तियां हैं, जिसमें नयन्ना, तिकन्ना, हिरन्ना, रुद्रम्मा, मोल्ला, जसुआ, अन्नमैया, त्यागैया, वेमन्ना और पिंगली वेंकैया, इन सभी प्रमुख हस्तियों के मूर्तियां हैं, चित्रण अंकित हैं। बीच में इस हुसैन सागर झील के बीच में एक 18 मीटर ऊंची बुद्ध की प्रतिमा है, रॉक ऑफ गिब्राल्टर पर, गिब्राल्टर नामक चट्टान पर। तो याद रखेंगे इस हुसैन सागर झील में यह बहुत बार पूछा गया है कि रॉक ऑफ गिब्राल्टर कहां पे है? तो हैदराबाद में, जो कि हुसैन सागर झील के बीचों बीच स्थित है, और इसी पर 18 मीटर ऊंची बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई। तो यह तो था यह कुतुब शाही राजवंश जो कि हैदराबाद के इलाके में था। अब हम लोग आते हैं गोलकुंडा। गोलकुंडा के इलाके में था, हैदराबाद के इलाके में था। तो यह तो था कुतुब शाही राजवंश। अगला जो राजवंश आता है, अंतिम राजवंश, उसका नाम था निजाम शाही राजवंश, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर का इलाका में यह पड़ता है। तो निजाम शाही राजवंश, जिसका शासनकाल 1490 से 1637 ईस्वी तक था। तो निजाम शाही राजवंश 1490 से 1637 ईस्वी तक था। इसका संस्थापक अहमद निजाम शाह, कब? 1490 ईस्वी में। तो निजाम शाही राजवंश की स्थापना अहमद निजाम शाह ने 1490 ईस्वी में की। इसकी राजधानी महाराष्ट्र के अहमदनगर के जुन्नर नामक प्रांत थी, जो कि वर्तमान में पूना के निकट है। तो इस निजामशाही राजवंश की राजधानी थी महाराष्ट्र के अहमदनगर का जुन्नर, जो कि वर्तमान में पूना के निकट है। हालांकि पूछा ही जाता है कि अहमदनगर ही मुख्य राजधानी थी, लेकिन जिस प्रकार नरसौर नाम का जो इलाका था वह आदिलशाही राजवंश का मुख्य इलाका था बीजापुर का, तो उसी प्रकार से नौरसपुर बीजापुर का मुख्य केंद्र था, तो वही वास्तविक राजधानी थी। तो अहमदनगर का मुख्य राजधानी यही जुन्नर था, जो कि पूना के निकट में है। तो इसकी राजधानी महाराष्ट्र के अहमदनगर का जुन्नर नामक इलाका था, जो वर्तमान में पूना के निकट है। अहमद निजाम शाह का वास्तविक नाम मलिक अहमद था। कुछ वर्षों तक बहमनी वंश के सुल्तान महमूद के अधीन, जो कि जुन्नर का हाकिम था। तो अहमद निजाम शाह का वास्तविक नाम क्या था? तो मलिक अहमद था। कुछ वर्षों तक जब इसने इस राजवंश की स्थापना नहीं की थी, तो 1490 ईस्वी से पहले यह मलिक अहमद बहमनी वंश के सुल्तान महमूद के अधीन जुन्नर का हाकिम हुआ करता था, वहां का सूबेदार हुआ करता था, गवर्नर हुआ करता था। तो अहमद निजाम शाह का वास्तविक नाम था मलिक अहमद, और यह बहमनी वंश के सुल्तान महमूद के अधीन कुछ वर्षों तक जुन्नर का हाकिम हुआ करता था, सरदार हुआ करता था, गवर्नर हुआ करता था। अहमद निजाम शाह, जिसका शासनकाल 1490 ईस्वी से 1508 ईस्वी तक था। तो अहमद निजाम शाह का शासनकाल 1490 से 1508
8 ईस्वी तक था। बीदर के दक्षिणी मुसलमानों के दल के नेता मुल्क बहरी के पुत्र, जिसके द्वारा 1841 ईस्वी में मोहम्मद गवाह का कत्ल करवा दिया गया। तो अहमद निजाम शाह, जिसका शासनकाल 1490 से 1508 ईस्वी तक था, वह बीदर के दक्षिणी मुसलमानों के दल के नेता मुल्क बहरी का पुत्र था और इसी मुल्क बहरी ने 1841 ईस्वी में मोहम्मद गवाह का कत्ल करवाया था। याद रखेंगे। अपने पिता निजामुल मुल्क बहरी की मृत्यु के बाद अहमद निजाम शाह के द्वारा बहमनी राज्य के आखिरी सुल्तान महमूद को परास्त कर अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया और राजवंश का क्या नाम रखा, और अहमदनगर के जुन्नर को उसने राजधानी का निर्माण किया और उसके बाद मलिक अहमद के द्वारा अपना नाम क्या परिवर्तित किया गया, तो अहमद निजाम शाह, तथा अपने राजवंश का क्या नाम रखा, तो निजाम शाही राजवंश। तो याद रखेंगे कि निजामुल मुल्क बहरी की जब मृत्यु होती है तो उसी का पुत्र था यह मलिक अहमद। तो उसकी मृत्यु के बाद इसने बहमनी राज्य के आखिरी सुल्तान महमूद को पराजित कर दिया और उसके बाद अपना एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया और उसकी राजधानी और अहमदनगर के जुन्नर को राजधानी बनाया और अपने स्वतंत्र राज्य के राजधानी किसे बनाया, तो अहमदनगर का जुन्नर नामक राज्य को। और इसके बाद मलिक अहमद ने अपना नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया, तो अहमद निजाम शाह, और उसने एक राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था निजाम शाही राजवंश। 1499 ईस्वी में अहमद निजाम शाह के द्वारा देवगिरी एवं दौलताबाद के किले पर अधिकार कर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की गई। तो अहमद निजाम शाह ने 1499 ईस्वी में देवगिरी और दौलताबाद के किले पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार वह अपने राज्य की स्थिति काफी मजबूत कर लिया। तो 1499 ईस्वी में अहमद निजाम शाह के द्वारा देवगिरी और दौलताबाद के किले पर अधिकार कर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की गई। अहमद निजाम शाह का 1506 ईस्वी तक शासन और 1508 ईस्वी में मृत्यु। तो अहमद निजाम शाह 1506 ईस्वी तक शासक रहता है, सुल्तान रहता है, लेकिन 2 वर्षों के बाद 1508 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो अहमद निजाम शाह का 1506 ईस्वी तक शासन रहता है और 1508 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। अहमद निजाम शाह की मृत्यु के बाद निजाम शाही वंश का दूसरा सुल्तान बुरहान निजाम शाह प्रथम, जिसका शासनकाल 1508 ईस्वी से लेकर 1553 ईस्वी तक था, के 45 वर्षों का शासन मुख्यतः युद्धों में व्यस्त था। अधिकांश युद्ध हिंदू राज्य विजयनगर से हुआ। तो अहमद निजाम शाह की मृत्यु के बाद निजाम शाही वंश का जो दूसरा सुल्तान बना वो उसका नाम था बुरहान निजाम शाह प्रथम, जिसका शासनकाल 1508 से 1553 ईस्वी तक था। तो इसने 45 वर्ष के शासनकाल में मुख्यतः अपना समय युद्ध में ही व्यस्त कर दिया, जिसमें अधिकांश युद्ध हिंदू राज्य विजयनगर से हुआ। याद रखेंगे कि अहमद निजाम शाह की मृत्यु के बाद निजाम शाही वंश का दूसरा सुल्तान कौन बना, तो बुरहान निजाम शाह प्रथम, जिसका शासनकाल 1508 से 1553 ईस्वी तक था। तो उसके 45 वर्षों का शासन मुख्यतः युद्धों में व्यस्त हो गया। अधिकांश युद्ध हिंदू राज्य विजयनगर से हुआ। 1530 ईस्वी में अहमद निजाम शाह की बीजापुर के मुसलमान शासक के विरुद्ध विजयनगर के हिंदू राजा से संधि। तो 1530 ईस्वी में अहमद निजाम शाह ने बीजापुर के मुसलमान शासक के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए
विजयनगर के हिंदू राजा से संधि स्थापित कर ली। तो 1530 ईस्वी में अहमद निजाम शाह ने विजयनगर के हिंदू राजा से संधि की। क्यों? तो बीजापुर के मुसलमान शासक को पराजित करने के लिए। तो यह तो था आज का निजाम शाही राजवंश और गोलकुंडा का कुतुब शाही राजवंश। हम लोग अगले वीडियो में इस निजाम शाही राजवंश को पूरा डिटेल देखेंगे, पूरा कंटिन्यू करते हुए इसे समाप्त करेंगे। और उसके बाद कुछ और फैक्ट बचे हैं इस बहमनी साम्राज्य में, और यह बहमनी साम्राज्य पूरा डिटेल में बहुत ही अच्छी तरह से समाप्त हो जाएगा। एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा डिटेल में इसका नोट्स बना लें और एक एक चीज को बार बार देखते रहें, जिससे यह बहमनी साम्राज्य 3-4 बार देखने से कंठस्थ हो जाएगा। और एक इसे पॉइंट वाइज ही याद रखें, क्योंकि मेंस एग्जाम से ज्यादा प्रश्न इसमें नहीं आते। तो चलिए एक स्क्रीनशॉट लें और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, और तब तक